Hello everyone. So guys, today we are going to discuss about the ionization energy. Okay. So guys, ये जो है हम लोगों ने एक्चुअली 10th में पढ़ा था. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से उसी को कंटिन्यू करते हैं गाइस. बेसिकली अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो सपोज करो कि कोई न्यूक्लियस होता है. ठीक है, न्यूक्लियस का जो सेंट्रल एटम है गाइस, ठीक है, ये होता है उसका न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है. उसके साइड में जो उसका वैलेंस होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है लास्ट ऑर्बिट में. ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट है और ये जो उसका न्यूक्लियस है, इनके बीच एक फोर्स रहता है गाइस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बाइंडेड होता है. ठीक है, बंधा होता है. तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बस ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो पावर, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जो इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से निकालने के लिए रिक्वायर्ड. ठीक है, मतलब जितना अमाउंट में आप मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को यूज़ करना है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए. और ये यहाँ से निकल के गाइस कहीं भी जा सकता है, ये जा सकता है इन्फिनिटी पे. ठीक है, अब हम लोग को ये भी पता है कि ये जो होता है एक्चुअल में आप सबको पता है कि जो इन्फिनिटी होती है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा. ठीक है, अगर एक एंड्स की बात करें, एक चींटी की बात करें, तो चींटी के लिए उसका इन्फिनिटी एक घर के बराबर होता है. ठीक है, बहुत बड़ा होता है. वैसे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर का एवरेज देंगे तो बहुत हो जाता है. इसको जनरली फाइंड आउट करने के लिए गाइस एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा तो, कि एफ इक्वल टू जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के, और यहाँ पे Q1 इन Q2 डिवाइडेड बाय होता है गाइस आर स्क्वायर. यहाँ पे Q1 जो होता है वो इसका चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड R जो होता है इनके बीच का डिस्टेंस. ठीक है, और एक के जो होता है गाइस वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, अब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बता देता हूँ मैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है गाइस. ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो आप यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर सकते हो, जो आपकी बुक में है बेस्ट वो भी लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस cell electron of an, most important guys, isolated okay, neutral and basically gaseous atom to infinity. ओके, तो ये उसका बेसिक क्या हो जाएगा गाइस, डेफिनेशन हो जाएगा. ठीक है, कि वो एनर्जी की अमाउंट जो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी वैलेंस सेल से उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो किस कंडीशन में होता है गाइस, आइसोलेटेड, नेचुरल या गैसेस कंडीशन में. भाई सीधी सी बात है, आइसोलेटेड का मेन फंक्शन ही यही होता है गाइस, कि अगर किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली हमको आइसोलेट करना है, चेक करना है, तो उसको आइसोलेट कंडीशन में ही चेक करना पड़ता है. ठीक है, अगर इसका यूनिट की बात करें गाइस तो इसका यूनिट जो होता है यूनिट, ठीक है, इसका यूनिट हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से. ओके, यहीं पे कहीं कहीं पे ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जनरली अगर मैं बोलूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है गाइस 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल के इक्वल. ओके, अब इसको जनरली हम लोग बहुत सारे कंडीशन में यूज़ करेंगे, किलो जूल में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, किलो जी पर मोल के कंडीशन में ये यूज़ होता है. तो आपको ये इसका यूनिट पता होना चाहिए गाइस, कि ये जो होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होगा वो इक्वल होता है गाइस आपके 96 किलो जूल पर मोल के. ओके, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी बार बार इसका यूज़ करेंगे हम लोग. ओके, तो ये कंडीशन हो गया गाइस. अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, ये रिएक्टिविटी होती क्या है. ठीक है, रिएक्शन में कैसे लेंगे. सपोज करो गाइस, जैसे ये कोई भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट से अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ये m जो था
उस पर पॉजिटिवली चार्ज बढ़ जाता है। ये सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम सेम कंडीशन में होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो इक्वल हो बराबर रहता है पहले, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है गाइस, ठीक है, प्रोटॉन्स की नंबर बढ़ जाती है, तो M+ हो गया। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगा यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है गाइस, उसको हम लोग जनरली हीट यानी जो उसका हीट निकलता है उससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि जितना हीट निकला है वही क्या है उसका आयनाइजेशन एनर्जी है। मतलब कि ये जो है ये उसका डेल H यानी कि उसकी एनर्जी मेन हीट, यही है उसका आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है गाइस डेल H, ये टू फॉर्म्स में हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना। जनरली ये जो होता है पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, प्लस फॉर्म में, और कई बार क्या होता है माइनस फॉर्म में भी होता है। अब ये प्लस और माइनस कब होगा गाइस, याद रखना। प्लस कंडीशन मतलब ऐसा है कि एनर्जी क्या हो रहा है गाइस, प्लस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। जब ये क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब। और माइनस कंडीशन कब होगा, जब वो एनर्जी को क्या कर रहा है गाइस, रिलीज कर रहा है। ओके, तो रिलीज की कंडीशन में एनर्जी है। अब कंडीशन समझो, पॉजिटिव क्या है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है गाइस, ठीक है, तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं एंडोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक। और जब एनर्जी रिलीज होती है गाइस तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो ये दो कंडीशन में है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, ये देखो ये कंडीशन दिख रहा है M, ये पहले M था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके लिए कौन सा डेल H का वैल्यू क्या होगा भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर हम लोग को इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी जब देंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, तो ये जो रिएक्शन है गाइस, ये जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। तो ऐसी कंडीशन में है, आपको जनरली याद रखना है, यहाँ पे डेल H की वैल्यू जो होगा पॉजिटिव में आएगा, जो एंडोथर्मिक होगा। ओके।